गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। चलो आगे बात करते हैं। क्या अब तक बात कर ली थी अपने एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट के बारे में बात कर ली थी। उसके अंदर एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट अपने डिस्कस कर रहे थे। इसमें से इंडिपेंडेंट सोर्सेज पूरा डिस्कस हो चुका है। आपको करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल आइडिया सब डिस्कस हो चुका है इसके अंदर। अब अपने सेकंड बात कर रहे हैं डिपेंडेंट सोर्स के बारे में। डिपेंडेंट सोर्स के अंदर आपको लेना है इस तरीके से चार मैंने डिपेंडेंट सोर्स बनाए हैं। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस तरीके से कौन सा सोर्स किस पे डिपेंडेंट है। सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से एक सोर्स दिया गया है, उसके आगे लिखा है ए आई। ए आई का मतलब आप किस तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो आप जब भी पोलैरिटी देखेंगे तो ये प्लस माइनस वाला, जैसे आइडियल के मतलब इंडिपेंडेंट में देखते थे उस टाइम में प्लस माइनस वाले को क्या बोलते थे अपने वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ भी सेम ही है, वोल्टेज सोर्स ही है ये, ठीक है, वोल्टेज सोर्स है। अब देखिए इसके उसके बाद में इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। ए आई एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये वोल्टेज है वो किस पे डिपेंडेंट कर रहा है, करंट पे डिपेंडेंट कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया, करंट से कंट्रोल हो रहा है वो वाला है ये सोर्स। और क्या है, वोल्टेज सोर्स है ये, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। करंट से कंट्रोल हो रहा है ये है, लेकिन वोल्टेज सोर्स। अब इसका अगर अपने ए की यूनिट निकालना चाहिए यहाँ से, तो ए इक्वल टू यहाँ से लिख रहता हूँ मैं, ए इक्वल टू क्या लिखूंगा, वी बाई आई। तो यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ, आर, और आर को ए से क्या है, अगर इसकी डायमेंशन की बात करता हूँ तो ओम में लिखता हूँ, ठीक है। और अगर ए की वैल्यू निकालता हूँ तो रेजिस्टेंस के बराबर होती है। इस तरीके से होगा। ये क्या होगी, आई की वैल्यू कहाँ है, किसी भी सर्किट के अंदर आपको ये दिया रहेगा और इसके अंदर कुछ इस तरीके से कुछ रेजिस्टेंस वगैरह दिए रहेंगे और इस रेजिस्टेंस पे दिए रहेंगे, ठीक है। कुछ सर्किट दिया रहेगा, उस सर्किट के अंदर कहीं भी डिनोट करके दे देंगे कि I1, ठीक है। अब इस I1 को यहाँ लिख देंगे कि ए I1। तो आपको I1 निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद में I1 की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में आप इसको सोल्व करके V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए अपने पास इसकी डिपेंडेंसी करंट पे होती है। तो अपने इस डिपेंडेंट सोर्सेज में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी डिपेंडेंसी है पहले आप वहां जाएं और सोल्व करें, उसको पता लगाएं कि वो डिपेंडेंसी की वैल्यू कितनी है। उसके बाद में आप उसकी एक्चुअल वैल्यू वोल्टेज की पता कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह से सेम यहाँ प्लस और माइनस है, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, वोल्टेज की वैल्यू है। और एक्सप्रेशन में जो आ रहा है वो वोल्टेज ही आ रहा है। तो एक्सप्रेशन में वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब डिपेंडेंसी इसकी किसके ऊपर है, वोल्टेज के ऊपर है। तो मैं क्या बोलूंगा कि वोल्टेज कंट्रोल है, क्योंकि वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंसी है और वैल्यू किसकी आ रही है, वोल्टेज की। तो इसका मतलब ये सोर्स कौन सा है, वोल्टेज सोर्स है। अगर मैं यहाँ डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन v से भी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो गया, यूनिट लेस है,
या डायमेंशन लेस है, ठीक है, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो इसके नेमिंग भी कर दी अपन ने, और v की वैल्यू जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी अपन ने निकाल ली। अच्छा, इसमें क्या होगा कि कोई एक रेजिस्टेंस वगैरह बना के दे देंगे तो उसके अक्रॉस लिख देंगे अपने को v1, या फिर कुछ भी बना के दे देंगे तो उसके अक्रॉस अपने को v1 लिखेंगे। अब इस रेजिस्टेंस पे करंट आ जाएगी और करंट के अकॉर्डिंग v1 की वैल्यू आ जाएगी। उस v1 की वैल्यू को अपने यहाँ पुट करेंगे इसमें v1 में, उसके अकॉर्डिंग इसकी v की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें जैसे ही करंट चेंज होगी ये v1 चेंज होगा, v1 चेंज होगा तो ये v भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो वोल्टेज कितना सप्लाई करेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ v1 कितना है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट सोर्स बोला जाता है। समझ आ रही बात आपको? इसी तरीके से अपने इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये? CI है। CI को मैं मान लेता हूं, पहले तो देखूंगा मैं करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स। देखो एरो का साइन दिख रहा है आपको, यहां से ही पता चल गया करंट सोर्स है। करंट सोर्स है तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा कि ये जो एक्सप्रेशन में देखिए क्या आ रहा है, I आ रहा है। तो एक्सप्रेशन में I आ रहा है तो इसका मतलब इसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? I के ऊपर है। तो I के ऊपर अगर डिपेंडेंसी है तो कंट्रोल किसका हुआ? करंट का कंट्रोल हुआ। और सोर्स कौन सा है? वोल्ट करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स CCS हो गया, ठीक है। अब अपने इसको अगर अपने देखें कि किस तरीके से अगर इसको निकालना पड़ जाए तो I1 की सेम ही बात है, इसी तरीके से I1 आपको दिया रहेगा जैसे इसमें दिया रहता था, I1 इसमें भी ऐसे ही दिया रहेगा। फिर आपको I1 की वैल्यू निकालनी है और इसके बाद में आपको सोल्व करना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर इसकी डायमेंशन की बात करूं तो C की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई तो इसका मतलब ये हो गया यूनिट लेस, ठीक है। उसके बाद में ये लास्ट वाले की बात कर लेता हूँ। लास्ट वाला क्या है अपना? देखो देखने में पता चल रहा है ये करंट है, सोर्स तो करंट का है। अब डिपेंडेंसी देखूंगा मैं, डिपेंडेंसी एक्सप्रेशन में आ रहा है वोल्टेज, तो डिपेंडेंट किस पे है? वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब कंट्रोल किसका हुआ? वोल्टेज का कंट्रोल हुआ। सोर्स कौन सा है? करंट सोर्स है। आ गया। अब इसकी मैं डायमेंशन की बात कर लेता हूं। डायमेंशन होगी I/V, ठीक है। V/I को R लिखता हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? 1/R लिख सकता हूं। अगर 1/R लिखता हूं तो इसकी डायमेंशन को क्या बोल सकता हूं? या तो मैं ओम बोल सकता हूं या इसको इस तरीके से लिखता हूं, सॉरी ओम नहीं महो, यहाँ फिर महो बोल सकता हूं या फिर इस तरीके से लिख सकता हूं महो। इस तरीके से लिखते हैं अपने इसको, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब वोल्टेज की जो बात कर रहा हूं मैं, वोल्टेज किस तरीके से दिया जाएगा? इसी तरीके से रेजिस्टेंस के अक्रॉस दिया जाएगा। इन जो डिपेंडेंट सोर्स हैं ये आपको इनको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये सिमिलरली कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट की तरह ही होते हैं, बस इनमें क्या होता है कि यहाँ एक डिपेंडेंसी शो कर देनी है। तो क्या होता है कि कुछ बार क्वेश्चनों में ये सोर्सेज दिए रहते हैं, अपने घबरा जाते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करें। कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी तरह से इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इन वेरिएबल की वैल्यू जैसे ही आप फाइंड आउट कर लेंगे ना, उसके बाद में ये आपको इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, डिपेंडेंट नहीं बच पाएंगे ये आपको। जैसे इस वेरिएबल की वैल्यू मान लो 5 आ गई तो इसकी वैल्यू 5C आ गई, तो C तो एक कांस्टेंट है और 5C मतलब I की वैल्यू कांस्टेंट आ गई। अगर एक बार कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ये बात अलग है कि I की वैल्यू है जो केस टू केस बदलती रहेगी, वहां जैसे ही करंट बदलता रहेगा तो कुछ बदलती रहेगी। लेकिन आप स्पेसिफिक केस जहां पे आपको आंसर फाइंड आउट करना है कि इतनी वैल्यू के लिए आप फाइंड आउट करिए, तो वहां पे I की वैल्यू एक ही आएगी, वो एक ही वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए और इसको इंडिपेंडेंट बना लीजिए। सबसे पहले इसको इंडिपेंडेंट बनाना है और इसके बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपने क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन देखिए अपने एक्टिव और पैसिव एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर मैंने एक्टिव एलिमेंट सब तरह से डिस्कस कर रही थी। जो मैंने इधर फ्लो चार्ट बनाया था उसके दो पार्ट थे, एक्टिव पार्ट और पैसिव पार्ट। तो एक्टिव पार्ट पूरा इधर वाला फ्लो चार्ट मैंने डिस्कस कर लिया है। अब इधर वाले फ्लो चार्ट की बात करते हैं, तो अपने डिस्कस करेंगे पैसिव एलिमेंट के बारे में। तो पैसिव एलिमेंट जो मैंने बताए थे फ्लो चार्ट में, मैंने बता दिया था आपको R, L और C। अब क्या होता है कि पैसिव एलिमेंट की पहले डेफिनेशन देंगे। पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो ऑलवेज एनर्जी को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। पैसिव एलिमेंट कभी भी एनर्जी को डिलीवर नहीं करेंगे, हमेशा ही एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे। इनके बारे में अपन ने बात की थी कि ये स्मॉल टाइम के लिए और एनर्जी को डिलीवर करते हैं, तो उसको अपने कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें दो केस आते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भी दो केस आते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर।
इसमें भी दो केस आते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर और नॉन लीनियर डिस्कस करने से पहले अपने को किस तरीके से एलिमेंट लीनियर होते हैं, किस तरीके से नॉन लीनियर, तो उसको डिस्कस करने से पहले अपने क्या करते हैं, सेकंड एक मैंने क्लासिफिकेशन बताया था कि लीनियर और नॉन लीनियर दो तरह के एलिमेंट ये भी होते हैं, इसको पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं तभी ये समझ में आएगा क्या होता है लीनियर एलिमेंट। कुछ लोग इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर एलिमेंट होते हैं। या फिर आपको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तो V जो है और R है, सॉरी I है, उनके बीच में इस तरीके से स्ट्रेट लाइन दिखेगी आपको ओम्स लॉ के अंदर। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी आपको। तो इस लॉ को जो फॉलो करते हैं वो सारे के सारे लीनियर एलिमेंट होते हैं। या फिर अपने इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो VI कैरेक्टरिस्टिक जिस भी एलिमेंट की इस तरीके से होती है, जो ओरिजिन से पास होती है, दो कंडीशन है, ओरिजिन से पास होनी चाहिए और स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब वो लीनियर एलिमेंट है। समझ में आ रही बात। तो ये ज्यादा ऑथेंटिक लगता है मेरे को कि अपने को इसको फॉलो करना चाहिए कि ये दो कंडीशन अगर कोई भी एलिमेंट फॉलो कर रहा है तो ओरिजिन से पास होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो वो अपना लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब अपने इसको किस तरीके से, अदरवाइज सबके सब एलिमेंट नॉन लीनियर होते हैं। ठीक है, अदरवाइज सबके सब एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं। अब लीनियर और नॉन लीनियर को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेजिस्टेंस है। इस तरह से रेजिस्टेंस क्या है, लीनियर एलिमेंट है। अगर एक रेजिस्टेंस R लगा दिया 5 ओम, अब ये क्या है, लीनियर एलिमेंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस में से करंट जाएगी और इस तरीके से ये इसकी जो VI कैरेक्टरिस्टिक आएगी। बहुत अच्छी बात है। अब मान लो एक डायोड की बात कर लेता हूं मैं, प्रैक्टिकल डायोड की बात कर रहा हूं मैं, आइडियल की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल डायोड की बात कर रहा हूं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है, इस तरीके से यहाँ एक तरह से एवलांच आ जाता है, इसकी वजह से ये आ जाती है इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए ये क्या है, सेंटर से पास कर रही है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसकी वजह से ये क्या बोलूं मैं इसको, नॉन लीनियर एलिमेंट है। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि कौन सा लीनियर है कौन सा नॉन लीनियर है। वैसे भी आप जानते हैं कि डायोड नॉन लीनियर एलिमेंट है, इतनी बात अपनी क्लियर होगी। अब इसको अपने इधर रख देते हैं, ये लीनियर नॉन लीनियर की अपनी बात होगी। अब अपने बात करते हैं रेजिस्टेंस की। जो रेजिस्टेंस में एक बार मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद में वही जो है वो सबके लिए फॉलो होगा। क्या बात करता हूँ मैं रेजिस्टेंस में, सपोज करते हैं एक रेजिस्टेंस इस तरीके से है, उसकी वैल्यू है 5 ओम। तो ये सिंपली है कि लीनियर एलिमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, जैसे मैंने वहां भी बताया था कि लीनियर एलिमेंट। अब एक और रेजिस्टेंस लेता हूं, आपने नाम सुना होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस इस तरीके से एरो से शो करते हैं, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में सपोज कीजिए मैंने इसकी वैल्यू बोल दी है, कुछ बोल दी है, मान लो सपोज कीजिए वेरिएबल है ये 5i, इस तरीके से बोल दी है। ठीक है, 5i बोल दी है, तो ये जो वैल्यू है वो इस पे डिपेंड कर गई आई पे, या फिर आई स्क्वायर बोल देते हैं इसको, आई स्क्वायर। अब क्या होगी, ये वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी। अब ये इसकी वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की वो लीनियर नहीं रही। अगर अपने को V फाइंड आउट करना है तो V इक्वल टू आई आर होता है, और I जो इसमें से करंट पास कर रही है, और R की वैल्यू 5i स्क्वायर है, तो ये आ गया 5i क्यूब। तो V की वैल्यू देखिए डिफरेंट आएगी, तो i क्यूब इस तरीके से अपना ग्राफ आ जाएगा, और यहाँ V और I की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्यूबिक का ग्राफ आ जाएगा यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो ये बताइए ओरिजिन से तो पास करता है लेकिन लीनियर नहीं हो पाया। तो इस तरीके से जब भी डिपेंडेंसी वाली स्केयर वाली टर्म दी रहती है रेजिस्टेंस में, तब आपको उसको नॉन लीनियर में कंसीडर करना है, अदरवाइज आपको लीनियर में कंसीडर करना है। रेजिस्टेंस को अपने लीनियर कब कंसीडर करते हैं, जब उसकी इसकी तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स दी रहती है 5 ओम,
तब अपने इसको लीनियर रेजिस्टेंस बोलते हैं। अदरवाइज जो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं जिसकी वैल्यू डिपेंडेंसी करंट पे दी है या वोल्टेज पे दी है, किसी भी तरीके से उन्होंने करके दे रखी है, तो उसको अपने इस तरीके से कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से आप इंडक्टर और कैपेसिटर में भी बात कर सकते हैं, सेम ही बात है, कोई ज्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है। तो अपने इस टॉपिक को ज्यादा बड़ा सिंप्लीफिकेशन अपने डिस्कस कर चुके हैं, एक्टिव एंड पैसिव। उसके बाद में अपने ने लीनियर और नॉन लीनियर भी डिस्कस कर लिया है। थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करूंगा, यूनि डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। तो अपने इसकी बात करते हैं यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। नाम से ही स्पष्ट होता है, सपोज कीजिए ये एक एलिमेंट है रेजिस्टेंस, इसमें क्या करता है कि करंट, अगर मैं वोल्टेज की बैटरी इस तरीके से लगा देता हूं तो करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। इसी तरीके से मैं एक बैटरी इस तरीके से लगा देता हूं और एक डायोड लेता हूं मैं, इसमें बैटरी में पहले ऐसे लगाता हूं, फिर डायोड लेता हूं मैं, फिर मैं बैटरी अपोजिट इसमें भी लगा देता हूं। अब ध्यान से देखिए इस बात को, जो इस डायरेक्शन में इस तरीके से मैंने बैटरी लगाई तो करंट जो है मेरी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, और उसकी वैल्यू जो करंट की आएगी V/R। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, एम्पियर। ठीक है, इसी तरीके से इसमें जो करंट है हायर पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करेगी, करंट की वैल्यू आएगी V/R और ये एम्पियर में। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। तो इसमें करंट जो है इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकती है, इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकती है। लेकिन अब आप इसके बाद ध्यान में रखिए, प्लस माइनस थोड़ी थोड़ी तो आपने एनालॉग के बारे में पढ़ा ही होगा, किस तरीके से अगर प्लस माइनस लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, अपना डायोड कौन सा है। अगर मैं आइडियल डायोड की बात करता हूं, अगर आइडियल डायोड की बात करता हूं तो इसका रेजिस्टेंस कितना होता है आइडियल डायोड का, रेजिस्टेंस की बात करूं तो दो तरह के इसमें केस होते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। जब फॉरवर्ड बायस की बात करता हूं तो इसका रेजिस्टेंस आइडियल केस में कितना होता है, 0, और ये इसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। ये बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह, ये बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपने को क्या करना है कि आइडियल यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इस प्लस से माइनस की और यहाँ क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बायस में होता है जब इस तरीके से कनेक्शन होता है, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस। यहाँ मतलब इस तरीके से ऐसे नहीं, पी से प्लस और एन से माइनस, पीएन जंक्शन डायोड है ये, तो पी से प्लस और एन से माइनस अगर कनेक्टेड होते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर देगा। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सपोज करते हैं, तो इसमें करंट फ्लो कर जाएगी, आर रेजिस्टेंस है तो इस डायरेक्शन में करंट इजीली फ्लो कर जाएगी और उसकी वैल्यू आ जाएगी करंट की V/R। सेकंड केस में मैं बात कर लेता हूँ, इधर प्लस और इधर माइनस। अब ये बताइए आप, P इधर, सॉरी N इधर है, P इधर है। अब P से क्या हो रहा है, N कनेक्टेड है। अगर P से N कनेक्टेड है तो डायोड आपका क्या है, रिवर्स बायस्ड है। अगर रिवर्स बायस्ड है तो ये इनफिनिटी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो I की वैल्यू है जो 0 एम्पियर आएगी। तो इसका मतलब करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर सकती। तो यही डिफरेंस होता है यूनि डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। नाम से ही दिख रहा है आपको, यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल में क्या होता है कि यूनि डायरेक्शनल में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, बाई डायरेक्शनल में बोथ ऑफ द डायरेक्शन करंट फ्लो कर सकती है। तो ये आपका डायोड जो होता है वो हमेशा ही यूनि डायरेक्शनल होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। अब ये तो बात होगी कि किस तरीके से एलिमेंट्स अपने पहचान कर सकते हैं। अब अपने कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक होती है इस तरीके के यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल के लिए। देखिए इस तरीके से यहाँ V रहेगा, यहाँ VI कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर ये इस तरीके से क्वाड्रेंट है
तो इसका मतलब अगर अपनी सिमेट्री आपको देखनी है, इसके अंदर सिमेट्री, अगर सिमेट्री है फर्स्ट और थर्ड में, तो इन दोनों में अगर सिमेट्री आपको दिख रही है तो इसका मतलब वो क्या होगा, बाई डायरेक्शनल, अदरवाइज क्या होगा, यूनि डायरेक्शनल। इसी तरीके से अगर आपको सिमेट्री दिख रही है इन दो में इस तरीके से, तो आपको क्या होगा, बाई डायरेक्शनल, अदरवाइज क्या होगा, यूनि डायरेक्शनल। तो इस तरह की अगर आपको सिमेट्री दिख रही है तो ये क्या होगा, बाई डायरेक्शनल। अगर अदरवाइज क्या होगा, यूनि डायरेक्शनल। जैसे इस तरीके से अगर अपने को ग्राफ दिया रहता है तो देखिए फर्स्ट और थर्ड में क्या है, सिमेट्री है, इसका मतलब ये क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल। यहाँ इसके अपोजिट में इस तरीके से ग्राफ देता वो, तो भी अपनी क्या हो जाती, इसी तरह से सिमेट्री हो जाती। तो सेम बात है, आपको इस तरीके से सिमेट्री से देखना आना चाहिए। एक बात तो सिमेट्री से है, दूसरी बात डायरेक्शन से है, दोनों ही कंडीशन में आपको दोनों चीजों से आपको देखना आना चाहिए। चलिए फोर्थ कैटेगरी डिस्कस करते हैं, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। लम्प्ड एलिमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट क्या होता है। देखिए लम्प्ड जो होता है बात, उसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट सपोज कीजिए इस तरीके से है, आर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ये वोल्टेज है, ठीक है। ये एलिमेंट अपने किस तरीके से मान लेते हैं इसको, इस सपोज कीजिए एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है अगर आर, इस टोटल वायर का, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ए है और एल इसकी लेंथ है। तो अपने क्या करते हैं कि इसको आर और रो इसकी रेजिस्टिविटी है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं इस वायर के लेंथ के अकॉर्डिंग और रो के अकॉर्डिंग और एरिया के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस को अपने क्या करते हैं, एक जगह कॉन्सेंट्रेट मान लेते हैं। मतलब जिस तरीके से आपने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहता है कि पूरी बॉडी क्या होती है, इस तरीके से पूरी बॉडी होती है, उसके अपने सेंटर में एक सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, उसके बाद में पूरी बॉडी को एलिमिनेट कर देते हैं कि सेंटर ऑफ मास का ही मास एम है। इसी तरीके से क्या करते हैं कि पूरी वायर को एलिमिनेट कर देते हैं और उसकी जगह अपने एक रेजिस्टेंस को रख सकते हैं और फिर अपने क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल अपने का, इस तरह के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, लम्प्ड एलिमेंट। लम्प्ड एलिमेंट जो एक जगह ही कॉन्सेंट्रेट मान के जिनको सोल्व कर सकते हैं। एक दूसरा आता है अपना डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। अगर यही एलिमेंट बहुत कम रेजिस्टेंस है तो अपने इस तरीके से शो कर सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए इस एलिमेंट को मैं इस तरीके से सब इस तरीके से लिख दिया, सॉरी, अब इस तरीके से मैंने शो कर दिया। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, सपोज कीजिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, लेकिन जो आर वैल्यू है वो पूरी तरह से थ्रू आउट फुल लेंथ के अक्रॉस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अपने को नहीं पता कि इसकी टोटल की वैल्यू अपने कहाँ कॉन्सेंट्रेट करें। ये पूरी थ्रू आउट डिस्टेंस अपने को क्या है, इस तरीके से इन्होंने दे रखी है। उसके अलावा सबसे अच्छा एग्जांपल जो लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड का आपने देखेंगे, तो जो अपने नॉर्मल सर्किट है उसमें अपने लम्प्ड की तरह अपने मान सकते हैं। लेकिन जो अपने पास ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो ओवरहेड वाली ट्रांसमिशन लाइन होती है जो हाई वोल्टेज की, तो उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस भी होता है, उसमें इंडक्टेंस भी होता है, उसमें कैपेसिटेंस भी होता है। आप ये सब चीजें कहाँ पढ़ेंगे, पावर सिस्टम सेकंड के अंदर, सॉरी थर्ड के अंदर, फर्स्ट के अंदर आपको स्पष्ट दिख जाएगा ये कि पावर सिस्टम के अंदर अपने आर एल सी तीनों कंपोनेंट के अपने कैलकुलेशन करते हैं। वहां शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन, सब तरह की डिस्कशन करते हैं। तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि रेजिस्टेंस की जो कैलकुलेशन है वो अपने क्या मान के चलते हैं उसमें। अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, शॉर्ट में तो फिर भी कॉन्सेंट्रेट मान लेते हैं। अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तो अपने इसको क्या कर सकते हैं, एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं मान सकते, अपने फुल उसको डिस्ट्रीब्यूटेड मान के ही सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से इंडक्टेंस है वो भी इसके सीरीज में लगा रहता है, वो सीरीज में उसको अपने थ्रू आउट द लेंथ अपने उसको क्या मान के चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मान के चलते हैं। इसी तरीके से कैपेसिटेंस यहाँ इस तरीके से लगा रहता है पैरेलल में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्यों बनता है इस तरीके से पैरेलल, इसके बारे में डिटेल में बात अपने करेंगे पावर सिस्टम के अंदर में। लेकिन अपने यहाँ देखते हैं कि मान लो ये ग्राउंड का कुछ पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है और यहाँ कुछ 33 वोल्ट केवी की लाइन जा रही है सपोज कीजिए, या 400 केवी की लाइन जा रही है।
तो देखिए यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का वोल्टेज है 400 केवी और यहाँ का है 0, तो इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ एयर पार्टिकल्स है ना, एयर है ना बीच में, तो एयर की वजह से, एयर जो मीडियम प्रोवाइड करा रही है उसकी वजह से यहाँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह जनरेट हो जाता है। इसलिए अपने इसको पैरेलल में कैपेसिटर लेते हैं। ये अपने इस कैपेसिटर को भी अपने क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मान के चलते हैं कि यहाँ भी कैपेसिटर लगा है, थोड़ी दूर चले वहां भी कैपेसिटर, इस तरीके से सब थ्रू आउट द लेंथ आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मान के। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड का सबसे अच्छा एग्जांपल है, और ये अपने इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। इस तरीके से लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड में तो इतना ही है। फिफ्थ आता है जो अपने लास्ट एंड फाइनल कैटेगरी है, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट को ऐसे समझ सकते हैं कि जो एलिमेंट टाइम पे डिपेंडेंट करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू बदल जाती है, उसको अपने बोलेंगे टाइम वेरिएंट एलिमेंट। और जो जिस एलिमेंट की वैल्यू टाइम इनवेरिएंट में, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू बदल नहीं जाती, उनको अपने बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट। इसको आप सिग्नल सिस्टम से कंपेयर मत कीजिएगा। सिग्नल सिस्टम में टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट की डेफिनेशन अलग रहती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप नेटवर्क थ्योरी में क्या करते हैं कि सिर्फ टाइम डिपेंडेंसी ही देखनी है सिर्फ आपको, कि टाइम के ऊपर अगर डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब वो टाइम वेरिएंट है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो वो टाइम इनवेरिएंट है। इसका एग्जांपल आप रेजिस्टेंस से जैसे ले सकते हैं, इस तरीके से एक वोल्टेज सोर्स से भी ले सकते हैं। कोई वोल्टेज सोर्स है, उसकी वैल्यू दे रखी है V = 80²। ये जो 2t² मान लेते हैं, 2t² दे रखी है, तो 2t² है जो t पे डिपेंडेंसी रहेगी। अगर वैल्यू 1 है तो ये 2 वोल्ट आएगा, 2 है तो 8 वोल्ट आएगा। इस तरीके से डिपेंडेंसी आती रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आज अपना जो है सारा का सारा अपना जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट थे वो यहीं पे समाप्त होता है। आगे अपने इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे अपने इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे कि कौन कौन से लीनियर, नॉन लीनियर और ये बाई डायरेक्शनल डायरेक्शन, इनके आपस में रिलेशन क्या होते हैं इन सबके, वो वहीं पे अपने न्यूमेरिकल के थ्रू। चलिए कुछ ग्राफ्स डिस्कस करते हैं, इसके थ्रू अपने जानेंगे कि किस तरीके से अपने कंपैरिजन कर सकते हैं सभी टाइप्स के। अपने सारे टाइप्स ऑफ एलिमेंट डिस्कस कर लिए, उनके बीच में कंपैरिजन किस तरीके से कर सकते हैं। ये काफी बार अपने को दिया रहता है एग्जाम्स के अंदर, तो आप इसको थोड़ा केयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा, क्या बोलता हूं कि एक्टिव एलिमेंट है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक्टिव एलिमेंट है जो ग्राफ के अंदर कहीं भी आपको नेगेटिव स्लोप दिख जाए, एक जगह भी आपको नेगेटिव स्लोप दिखेगा तो इसका मतलब एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल कौन सा होता है? बाई डायरेक्शनल एलिमेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, या तो क्या होगा फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर सेकंड एंड फोर्थ, इनमें आपको सिमेट्री दिख जाए तो बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। इसी के साथ लीनियर, देखिए मैं एक एक ही डिस्कस कर रहा हूं। लीनियर, लीनियर कौन सा होगा? जो ओरिजिन से पास हो प्लस, दोनों ही क्या है कंपलसरी है ये दोनों केस, प्लस क्या हो, ओरिजिन से पास होना चाहिए, प्लस स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, एक ही स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात आपको? लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव और बाई डायरेक्शनल, इन सब के बारे में बात होगी। और अपन ने क्या डिस्कस किया था? लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड और टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, उनके बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ, सिर्फ अपने इनके बारे में बात करेंगे जिनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक अपने इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके ज्यादातर एग्जाम से पूछे भी जाते हैं, तो अपने सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर अपने इनका रिलेशन भी निकालेंगे। अगर इसकी बात करता हूं तो क्या ये सबसे पहले एक्टिव एलिमेंट है? कहीं आपको नेगेटिव स्लोप दिख रहा है? देखिए स्लोप आप एंगल से देखेंगे, एंगल जहां भी है आपका हमेशा ही पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव कहीं भी नहीं दिख रहा, तो कौन सा एलिमेंट है? नेगेटिव स्लोप नहीं है, तो पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट है। इसके साथ ही
दूसरा मैं देखता हूँ डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल या यूनी डायरेक्शनल। देखिए फर्स्ट और थर्ड में क्या सिमेट्री दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, तो यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट है, यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट है। इसके बाद में थर्ड देखता हूं मैं लीनियर या नॉन लीनियर है या नहीं है। लीनियर या नॉन लीनियर देखने के लिए अपने को क्या करना है? ओरिजिन से पास हो रहा है, बिल्कुल ओरिजिन से पास हो रहा है। क्या स्ट्रेट लाइन है? एक ही स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस हो गया, तो नॉन लीनियर एलिमेंट है। इसी तरह से आगे बात करेंगे। इसमें सबसे पहले एक्टिव या पैसिव की बात करते हूं। क्या कहीं पे आपको नेगेटिव स्लोप दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो क्या है? पैसिव एलिमेंट। सेकंड में बात करता हूं, क्या करता हूं? बाई डायरेक्शनल या यूनी डायरेक्शनल के बारे में। तो बाई डायरेक्शनल या यूनी डायरेक्शनल में फर्स्ट और थर्ड में बिल्कुल सिमेट्री दिख रही है, तो क्या करूंगा मैं? ये क्या है? यूनी डायरेक्शनल है, सॉरी बाई डायरेक्शनल है। फर्स्ट और थर्ड में जो सिमेट्री है, तो उसके बेसिस में अपने बोल सकते हैं कि यूनी डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है। अब इसके बाद में अपन ने बात करेंगे कि पैसिव एक्टिव हो गया, यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, लीनियर नॉन लीनियर के बारे में बात करेंगे। लीनियर नॉन लीनियर क्या बोलता है कि ओरिजिन से पास हो, बिल्कुल ओरिजिन से पास है, स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं है, दोनों साइड ही कुछ ना कुछ घोटाला कर रखा है इन लोगों ने, तो नॉन लीनियर एलिमेंट। इसके बाद में इसकी बात करते हैं तो क्या सबसे पहले एक्टिव पैसिव की बात करेंगे। एक्टिव पैसिव में बताइए ये क्या है? जो tan थीटा उसकी वैल्यू 90 से अबव है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव स्लोप आपको सामने ही दिख रहा है, तो ये कौन सा एलिमेंट है? एक्टिव एलिमेंट। सेकंड बात करता हूँ यूनी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल के लिए क्या होना चाहिए? ओरिजिन से पास होना चाहिए, और इसके अलावा क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, प्लस आपकी कंडीशन क्या है कि इस तरीके से ओम्स लॉ की तरह फॉलो करना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है? पैसिव एलिमेंट है, सॉरी पैसिव एलिमेंट नहीं, नॉन लीनियर एलिमेंट। देखिए लीनियर एलिमेंट में आपको क्या करना है कि ओरिजिन से पास हो, स्ट्रेट लाइन हो, प्लस इस तरह की सी हो। इस तरीके से एक ही कंडीशन होती है, वो लीनियर होती है, अदरवाइज बाकी सब कंडीशनें नॉन लीनियर होती है। तो आपको ज्यादा इसमें सोचने वाली बात होती ही नहीं है। इसके बाद में डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल देखता हूँ कि किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल सिमेट्री आपको सामने ही दिख रही है, तो क्या है? बाई डायरेक्शनल या यूनी डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल। इसी तरह से इसकी बात करता हूं, बताइए। सबसे पहले एक्टिव पैसिव की बात करूंगा। एक्टिव पैसिव में नेगेटिव स्लोप आपको कहीं भी एक जगह दिख रहा है? देखिए यहाँ क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। देखिए जब भी स्लोप इसका कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं? इस पे क्या करते हैं? टेंजेंट बना के। तो यहाँ पे क्या है? इसका नेगेटिव स्लोप है। तो मैंने क्या बोला था? कहीं भी आपको अगर नेगेटिव स्लोप दिख रहा है तो एलिमेंट कौन सा है? एक्टिव एलिमेंट। ठीक है। उसके बाद में बाई डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शनल की बात करता हूं, तो फर्स्ट और थर्ड में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो दोनों में अपने को सिमेट्री नहीं दिख रही है, तो मैं इसको क्या बोलता हूं? यूनी डायरेक्शनल। इसके बाद में एक और बात कर लेते हैं अपने, क्या है कि लीनियर या नॉन लीनियर। अच्छा ओरिजिन से तो है, ना ही स्ट्रेट लाइन है, तो अपने को नॉन लीनियर। लीनियर में तो आपको एक ही कंडीशन है, इसको आप इस तरीके से याद रखिए, तभी तो इसको ओम्स लॉ की तरह बोल देते हैं कि ओम्स लॉ ये जो है इस तरीके से अगर लाइन आ रही है तभी ये लीनियर रहेगा, अदरवाइज नॉन लीनियर ही आएगा हर एक केस में। इसके अलावा इसको देख लीजिए आप, इसमें क्या ले रहे हैं? नेगेटिव स्लोप आ रही है क्या? बिल्कुल नेगेटिव स्लोप आ रही है, तो क्या हो जाएगा? ये एक्टिव एलिमेंट। उसके बाद में बताइए ये, उसके बाद में यूनी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल में कुछ भी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ में कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। यूनी डायरेक्शनल। और उसके बाद में थर्ड क्या आपने डिस्कस करते हैं? लीनियर नॉन लीनियर, सब डायरेक्टली नॉन लीनियर। लीनियर की एक ही प्रॉपर्टी है ना। अब मैं बात करता हूँ इस तरीके से बात। अच्छा ये छोटे छोटे एग्जाम्स में भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछ किए जाते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का केयर करना है बिल्कुल। और गेट जैसे एग्जाम्स में भी क्या आपका पूछ ही सकता है, तो अपने क्या ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है। इसके बाद में कुछ डिस्कशन करते हैं अपने। देखिए अगर कोई ग्राफ अपना लीनियर है इस तरीके से, पहली बात डिस्कस करते हैं।
सॉरी दोबारा बनाता हूँ मैं इसको। इस तरीके से कोई भी ग्राफ अपना लीनियर है, ये ग्राफ लीनियर होता है। अगर ये ग्राफ अपना लीनियर है तो क्या बताइए ये बाई डायरेक्शनल होगा या नहीं होगा, बताइए। 100% केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, 100% केस लेके चलना। आप क्या बोल सकता हूँ, फर्स्ट और थर्ड में हमेशा सिमेट्रिकल ही रहेगा, तो इसका मतलब बाई डायरेक्शनल होगा ही होगा। सेकंड क्या बोल सकता हूँ, अगर मेरे को दिख रहा है कि कोई भी अपना कौन सा है, इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल हो गया, नॉन यूनिडायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल देखते हैं अपने, ये वाला बाई डायरेक्शनल है। ये कोई भी एलिमेंट अगर अपना बाई डायरेक्शनल है तो क्या वो लीनियर है कंपलसरी, बिल्कुल नहीं। ये अपना क्या है, नॉन लीनियर है। तो अपने को क्या बोलते हैं, लीनियर जो एलिमेंट होता है, यहां लिख देता हूं मैं, लीनियर जो एलिमेंट होता है जो 100% होता है बाई डायरेक्शनल, ये 100% श्योर की अपने को। लेकिन बाई डायरेक्शनल एलिमेंट लीनियर हो ऐसा नहीं हो सकता, और हो भी सकता है। अगर ये क्या है बाई डायरेक्शनल, अगर ये ग्राफ मेरे को देके बोले कि ये बाई डायरेक्शनल है, बोलता है वो बाई डायरेक्शनल, लेकिन बोले कि यार बताओ ये लीनियर है या नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, लीनियर है। क्या दिक्कत है, बाई डायरेक्शनल लीनियर भी हो सकता है, लेकिन 100% नहीं हो सकता। ये भी बाई डायरेक्शनल है, क्या ये लीनियर है, नहीं है। तो ये कैसे हो गया। एक्टिव पैसिव के बारे में बात हो चुकी है, और कोई इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं है। तो ये एक रिलेशन आपको ध्यान में देखने वाला था, वो आपने बिल्कुल अच्छे से इसको कवर कर लिया है। इस तरीके से अपना ये एलिमेंट का सब यहाँ पे एंड होता है, इसके साथ ये एलिमेंट अपना पूरा खत्म हो। गाइस, आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी।